अगर उसे समझ गए हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट को समझ गए हो, तो उससे संबंधित एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये समझ लीजिए कि यही आई है बोर्ड एग्जाम में। कैसा? इसे किसी भी तरह से वही चीज जो समझाया कि जब हम Na2Cr, देखिए तो संरचना, इसका संरचना सूत्र, डाइक्रोमेट आयन का संरचना सूत्र ये क्या होती है? जब क्रोमियम के साथ क्रोमियम, देखो दो क्रोमियम है ना, दो Cr2 है ना, देखो Cr2O7, ऑक्सीजन साथ है, सातों ऑक्सीजन जुड़े हैं, सातों ऑक्सीजन जुड़े हैं ना, है ना, Cr2O7, देखो 1 2 3 4 5 6 7, सातों ऑक्सीजन जुड़े हैं क्रोमियम के साथ, दो क्रोमियम है ना। अब केवल यही करा डाइक्रोमेट आयन, हमें इसके साथ ना तो सोडियम जोड़ना है ना तो पोटेशियम जोड़ना है ना, केवल क्रोमेट आयन जोड़ना है बस, हमें यही ध्यान देना, ठीक है ना। तो क्रोमेट आयन हमारा कितना है? दो क्रोमेट है, 3 ऑक्सीजन है, समझ गए, इसी को हमें जोड़ देना है ना, बस यही हमारी कंप्लीट हो गई, समझ गए ना इस बात को। और हाँ, एक बार ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जितना दिन लगाकर एक बार पढ़ लेना, बस तुम्हें तैयार हो जाएगी। फिर से देख लो कैसे, क्या कह रहा है? जब क्रोमेट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा डाइक्रोमेट आयन का संरचना सूत्र लिख दीजिए। इसका संरचना सूत्र, क्रोमेट आयन FeCr2O4 को गलित क्षार के साथ वायु की उपस्थिति में गलाकर सोडियम क्रोमेट प्राप्त किया जाता है। या तुम अपने आप बनाओ, कैसे? जब क्रोमाइड अयस्क को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वायु की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है, गर्म किया जाता है, तो सोडियम क्रोमेट तथा Fe2O3 तथा जल प्राप्त यानी H2O प्राप्त होता है ना। और अब इसी को ही हम छान लेते हैं, अगर इसी को, किसे? सोडियम क्रोमेट को अगर छान के इसे तनु तनु अम्ल के साथ अगर क्रिया कराते हैं तो सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। कैसे? जब हम Na2CrO4 के विलयन को छान लेते हैं और इसे तनु विलयन के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 प्राप्त होता है। कैसे? जब सोडियम क्रोमेट को तनु अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम डाइक्रोमेट तथा सोडियम और जल प्राप्त होता है ना। फिर इसके बाद बस तुम्हें यही ध्यान देना है, सोडियम अयस्क से हमें संरचना सूत्र, और इसमें किसी भी तरह पूछ ले तुम्हें यही करना है। संरचना सूत्र इसका क्या होगा मैंने बता ही दिया, ये संरचना सूत्र हो गई, है ना। पूरी तरह से इसका समझ गए हो ना? इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बताएं। कभी पूछ लिया जाता है एक प्रश्न, अगर ये कर लियो तो, तो इसके बाद एक प्रश्न कभी कभी इससे संबंधित क्या होता है, जब में पूछा जाता है कि क्या होता है जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को ठंडे अम्लीय विलयन में क्रिया कराई जाती है, तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अब की बार ये मुझे मेरे अनुसार ये लग रहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या होता है जब जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को ठंडे अम्लीय जल में विलयन ठंडे अम्लीय विलयन में क्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, या कैसे भी मतलब इसी से ठंडे अम्लीय विलयन का डाइक्रोमेट से कोई ना कोई रिश्ता से कुछ ना कुछ पूछ सकता है। तो एक प्रश्न केवल मामूली प्रश्न छोटा सा है, इसे जल्दी से कर लो तो हम आगे बताते हैं इसको। भैया अब पोटेशियम डाइक्रोमेट से कुछ महत्वपूर्ण देखिए है तो कम से कम 10 12 15, लेकिन दो बहुत महत्वपूर्ण 2 3 ऐसे हैं जो तो लगभग 80% मान के चलो इसमें से ये आने वाली है। क्या होता है जब में ये सबसे महत्वपूर्ण है कि पोटेशियम परमैंगनेट को सांद्र Cl अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, तो ये समझ लीजिए कि इसको अगर 80% दे रहे हो ना, ये मान के चलो इसी को ही देना कि ये आ रही है भैया, है ना, ये मान के देना। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 को हाइड्रोजन के साथ या Cl की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो Mn और क्लोरीन तथा H2O और पोटेशियम प्राप्त होता है, समझ गए। और फिर इसके बाद जब अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या FeSO4 से अब क्रिया करता है तो जब KMnO4 या FeSO4 तथा H2SO4 की क्रिया होती है तो फेरिक सल्फेट तथा MnSO4 और H2O K2SO4 प्राप्त होता है।
है ना। बस इसे अपने तरीके से जैसे तुम बना पाओ उसी तरह बना लेना, उसी तरह तुम्हें इसे करना है। बस ये ध्यान देना कि क्या हमारा परमाणु सब बराबर रहे, बस परमाणु बराबर है, कोई आगे पीछे ना रहे। बस इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और ये क्वेश्चन दिमाग में रख के स्क्रीनशॉट लेना कि ये आ रही है, ठीक है ना, जल्दी ले लो।